प्रिय मित्रों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम धन का अध्ययन करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र का जो जनक माना गया है वो एडम स्मिथ को माना गया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया? तो एडम स्मिथ को कहा गया है। इसी एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी सीमित आय में अपनी आकांक्षाओं को किस प्रकार से पूरी करना है, क्योंकि मानव की आकांक्षाएं तो ज़्यादा होती हैं लेकिन उसकी आय कैसी होती है? कम होती है। जैसी मान लिया जाए आपकी जो एक महीने की आय 2000 रुपये है, तो आपको एक महीने में 2000 रुपये किस प्रकार खर्च करना है? आपको मान लिया जाए इसमें 4-5 कार करने हैं, आपको मकान का किराया भी देना है, आपको दवा के लिए पैसा बचाना है, आपको पेट्रोल के लिए पैसा बचाना है, आपको जेब खर्च के लिए पैसा बचाना है। तो ये सभी कार्य हम किस प्रकार से करेंगे, इसका जो अध्ययन कहलाएगा वही कहलाएगा आपका अर्थशास्त्र। धन का अध्ययन करना ही या धन का विज्ञान ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पूछ लेता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के राइटर कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के राइटर एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब इसके बाद अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं आती हैं। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं आपकी। नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र। नंबर 1 कौन सी होगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और नंबर 2 होगा आपका समव्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समव्यष्टि अर्थशास्त्र। पूछ लेता है कि समव्यष्टि, या कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है व्यष्टि, दोनों सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या समव्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो रैगनर फ्रिश ने किया था। व्यष्टि या समव्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रैगनर फ्रिश ने किया था। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, एक व्यष्टि एक समव्यष्टि। इन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो रैगनर फ्रिश ने किया था। अब हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करना है, हमें कंपटीशन की दृष्टि से अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक अध्ययन होता है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपसे कह दिया अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थशास्त्र का इसका व्यवहारिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका अर्थव्यवस्था कहला जाता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन करना ही क्या है? आपकी अर्थव्यवस्था है। यदि बात करें कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था सरकारों के हिसाब से तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहली अर्थव्यवस्था आती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इसी को बोला जाता है बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था, या इसी को बोला जाएगा आपका भाई अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। इसके कई नाम हैं, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात जिस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वहाँ के अधिकांश जो कार्य होंगे वो निजी व्यापारियों के हाथ में होंगे। इस अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य और सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो नगण्य होता है, या ये कि मान के चलिए कि बिल्कुल नहीं होता है।
जिस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर जो अधिकांश योजनाएं बनाई जाती हैं वो लाभकारी होती हैं। पूंजीपतियों के लिए जो लाभकारी होंगी वही योजनाएं बनाएंगी और वो अपने हिसाब से उत्पादन करते हैं कि बाजार में किस वस्तु की मांग ज़्यादा है। इस पर जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो गरीब व्यक्तियों को ध्यान में नहीं रखकर बनाई जाती हैं। इस वाली अर्थव्यवस्था में टैक्स की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन इस वाली अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी में देश मजबूत होता है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है। जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन ज़्यादा है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है आपकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरी अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको सहकारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होता है इस पर उत्पादन पर सरकार और राज्य दोनों का हस्तक्षेप होता है। सरकार तय करती है कि किस चीज़ का उत्पादन होना चाहिए और किस चीज़ का उत्पादन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सरकार ये योजना बनाती है, उस योजना के तहत ही कार्य होता है। ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को हम योजनागत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो गरीब व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यहाँ पर टैक्स की मात्रा कम होती है, ये गरीब व्यक्तियों के लाभकारी के लिए होती है, लेकिन देश कमजोर होता है आर्थिक दृष्टि से। जैसे मान लिया जाए चीन वगैरह हो गया, वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तीसरी अर्थव्यवस्था आप पढ़ेंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पर निजी और सहकारी दोनों का अस्तित्व होता है, अर्थात जिस देश में कुछ रूप पूंजीवादी का होता है और कुछ रूप समाजवादी का होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुछ कार्य सरकार के अंडर में होते हैं, कुछ कार्य या वस्तुओं का उत्पादन उद्योगपति करते हैं और इनकी एक योजना पहले से बनाई जाती है। तो जितने भी विकासशील देश होते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो तीन प्रकार की व्यवस्था हो गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। चौथी अर्थव्यवस्था होती है आपकी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, इस खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, या प्रतिबंध होता है तो नगण्य होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, तो ये खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा पांचवी जो अर्थव्यवस्था है उसे हम कह सकते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, इसमें आयात और निर्यात पर, खुली में आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जहां पर आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जिन्हें न आयात से मतलब है न निर्यात से मतलब है, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जैसे आपका उत्तर कोरिया, ये अर्थव्यवस्था है। तो हमने पढ़ा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेगनर फिश ने किया था। फिर हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन करना ही हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की होती है। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर उत्पादन पर राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी। इसे अनियंत्रित अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस पर बाजार ही तय करता है किस चीज़ का उत्पादन घटाया जाए, किस चीज़ का उत्पादन बढ़ाया जाए। दूसरी समाजवादी, इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर अधिकांश जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो लाभकारी होती हैं गरीब व्यक्तियों के लिए, लेकिन देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है। अगली अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सहकारी दोनों का अस्तित्व होता है, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया।
एक है आपकी खुली अर्थव्यवस्था, जहाँ पर आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ पर आयात और निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था। अब देखिए, किसी भी देश के आय के कुछ क्षेत्र होते हैं कि भारत देश, जैसे मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश की आय के क्षेत्र क्या हैं? तो भारत देश की आय के 3 क्षेत्र हैं। किसी भी देश की जो आय के क्षेत्र होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं। तो आय के क्षेत्र, आय के 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आय के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। क्या होता है, हर देश में कोई ऐसा देश होगा जहां पर नदी ना हो, जहां पर पर्वत ना हो, जहां पर पहाड़ ना हो, जहां पर पठार ना हो, जहां पर वन ना हो, कोई ऐसा देश हो सकता है। देखिए, प्रकृति से होने वाली जो आय होती है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की आय कहते हैं। जैसे आपसे प्रश्न कह दिया जाए कि खाद्यान्न फसल से होने वाली आय कौन सी है, तो खाद्यान्न फसल से होने वाली जो आय होगी वो आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आय होगी। जैसे आपसे कह दिया जाए गेहूं से होने वाली आय कौन सी है, प्राथमिक क्षेत्र की आय है। गन्ना हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, इससे होने वाली आय कौन सी होगी, प्राथमिक क्षेत्र की आय होगी। आपसे कह दिया जाए मत्स्य पालन से होने वाली आय कौन सी है, तो मत्स्य पालन से होने वाली आय आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाती है। आपसे कह दिया जाए वनों से होने वाली आय कौन सी है, तो वनों से होने वाली आय आपकी प्राथमिक क्षेत्र की आय होगी। जैसे कह दिए नदियों से होने वाली आय कौन सी है, प्राथमिक क्षेत्र की है। पहाड़ों से होने वाली आय कौन सी है, प्राथमिक क्षेत्र की है। खाद्यान्न या ये कहें खनिज संपदा से होने वाली आय कौन सी है, प्राथमिक क्षेत्र की है। जो हमें प्रकृति ने दिया है उससे होने वाली आय हमारी प्राथमिक क्षेत्र की आय कहलाती है। जैसे मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, तो इससे होने वाली जो आय होगी वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र की आय होती है। द्वितीय क्षेत्र में इसमें क्या होता है, जब प्राथमिक क्षेत्र में हम मशीन का प्रयोग करके उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं तो उससे होने वाली जो आय होती है उसे द्वितीय क्षेत्र की आय कहते हैं। जैसे मान लिया जाए वन है, पेड़ है, पेड़ से हमने एक मान लिया जाए तखत बना लिया, या मान लिया जाए हमने कुर्सी बना ली, टेबल बना ली, तो इससे होने वाली आय कौन सी होगी, द्वितीय क्षेत्र की आय होगी। आपके पास सोना था, आपने सोने से अंगूठी बना ली, तो अंगूठी से होने वाली आय कौन सी है, द्वितीय क्षेत्र की आय कहलाएगी। तो इसमें निर्माण, विनिर्माण, इसमें विद्युत गैस, जल पूर्ति, ये सब कुछ आते हैं। जैसे मान लिया जाए बड़ी बड़ी नदी हैं, नदियों पर हमने बांध बना लिया, बांधों से हमने विद्युत उत्पादन किया, तो विद्युत से होने वाली आय कौन सी है, तो विद्युत से होने वाली आय द्वितीय क्षेत्र की आय कहलाएगी। ठीक है। गैस है, आपके घर तक गैस आती है, तो उससे होने वाली आय कौन सी, द्वितीय। आपके घर तक पानी भी आता है तो जल पूर्ति कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए सबसे पहले नदी थी, नदी में हमने बांध बनाया, बांध से विद्युत उत्पादन किया, आपके घर तक सप्लाई की उसकी, तो द्वितीय क्षेत्र की आय होगी। तृतीयक में सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं, सेवाएं आ जाती हैं। सेवा जैसे आपसे कह दिया बैंक, बीमा, डाकघर, होटल, यात्रा, परिवहन, ये सब कुछ। जैसे मान लिया जाए कि आपने बैंक में 50,000 रुपये जमा किया, आपने 4 महीने बाद आप अपने खाते में देखेंगे 50,000 से ऊपर रकम हो गई, या मान लिया आपके खाते में 52,000 रुपये हो गए, तो आप सोचते हैं कि 2,000 रुपये ब्याज मिला है। ब्याज नहीं है वो क्या, सेवा है। आपने बैंक को 50,000 रुपये जमा किया, बदले में बैंक ने आपको 52,000 दिया, तो आपने 4 महीने बैंक की सेवा की, तो सेवा के बदले आपको उतना पैसा मिल गया। यात्रा है, जैसे मान लिया जाए आपको कानपुर से लखनऊ जाना है, तो आप कानपुर से लखनऊ तक का जितना किराया होंगे आप कंडक्टर को किराया देंगे, वो आपको कानपुर से लखनऊ छोड़ देगा, तो उसने आपकी सेवा की और आपने उस सेवा का उसका पैसा दे दिया है। बीमा हो गया, आपने बीमा कराते हैं, आप शुरुआत से बीमा कराते हैं
और आपको अंत में पैसा मिलता है, तो आपने उनको पैसा दिया, वो आपको बदले में ब्याज सहित आपको लौटाते हैं। तो ये इस प्रकार की ये सब सेवाएं होती हैं। होटल है या जो किराए का कमरा होता है, जैसे आप मान लिया जाए किसी कमरे में रह रहे, उस कमरे का किराया 2000 रुपये है, तो आप 1 महीने रहेंगे, आप मकान मालिक को 2000 रुपये देंगे। 2000 रुपये देने के बाद मकान मालिक आपसे ये कहेगा आप 1 महीने और रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना उसका मूल्य था उतना आपने उसका भुगतान कर दिया है। अगर आप अगले और महीने रहना चाहते हो तो आपको फिर से किराया लगेगा। तो जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपको उस हिसाब से पैसा मिल जाता है। तो पूछ लेता बैंक से होने वाली आय कौन सी? तृतीय क्षेत्र की है। बीमा से होने वाली आय तृतीय क्षेत्र की है। यात्रा से होने वाली तृतीय क्षेत्र की है। तो इस प्रकार से ये आय के क्षेत्र होते हैं। जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की सबसे ज़्यादा जो आय होती थी वो प्राथमिक क्षेत्र से हुआ करती थी, इस प्राथमिक क्षेत्र से हुआ करती थी। लेकिन उस समय भारत में उद्योग धंधे इतने ज़्यादा नहीं थे 1947 में कि भारत की सबसे ज़्यादा आय यहाँ से हो। लेकिन वर्तमान में लगभग सबसे ज़्यादा जो आय भारत में होने लगी है वो तृतीय क्षेत्र से होती है। अब प्राथमिक क्षेत्र की आय घट गई है। तो आज के हमारे लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, उसका अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है और आय के क्षेत्र का अध्ययन किया है। कल हम पढ़ेंगे भारत में आर्थिक नियोजन। कल हमारा अगला टॉपिक होगा भारत में आर्थिक नियोजन। धन्यवाद।